आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश का पहला पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ेंगे। इसके कवि जॉन डन है, जिसमें इसको मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। ठीक है, यह कविता उन्होंने अपनी पत्नी के लिए लिखा था जब वे यात्रा पर जा रहे थे और उसकी पत्नी रो रही थी। यानी जो जॉन डन थे वो ये कविता अपनी पत्नी के लिए लिखे थे जब उनकी पत्नी रो रही थी, और जब वो यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान ये कविता उनके लिए डेडिकेट किया था, लिखा था। ठीक है, अब सभी स्टूकेड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल SSC GD CGL या MTS या बाकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके भी आने वाले हैं। फ़िलहाल आपको स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप क्लास 12 के हैं, किसके क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड से हैं, तो आपके अपने चैप्टर के साथ साथ मतलब जो आपका बुक है उस बुक के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर का पूरा कंप्लीट नोट्स केवल 199 में ही मिलेगा और 1 साल तक वैलिड रहेगा। यानी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, एग्ज़ाम जिस दिन हो जाएगा उस दिन के बाद उस दिन तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। तो चलिए फिर हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री में भी अवेलेबल रहती है। ठीक है, फ्री नोट्स वाले सेक्शन में जाके आप मल्टीपल चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग पोएट के बारे में जानते हैं। पोएट जो कि जिनका नाम था जॉन डन। ठीक है, ये DONNE लिखा हुआ है लेकिन ये अलग स्टाइल में लिखा हुआ है, लेकिन इसको जॉन डन पढ़ेंगे। ठीक है, उनका जन्म जो हुआ था वो 1572 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। The pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical. मेटाफिजिकल पोएट्री। बच्चों, जो जॉन डन थे उनकी जो ये कविता थी वो मेटाफिजिकल थी, यानी आध्यात्मिक मेटाफिजिकल पोएट उनको बोला जाता था। ठीक है, आध्यात्मिक कवि, इनको आध्यात्मिक कवि का जनक माना जाता था या प्रणेता बोल सकते हैं, माना जाता था। उन्होंने कविता लिखने के नए अंदाज को व्यंग्यात्मक, सैटिरिकल यानी व्यंग्यात्मक, या फिर लिरिकल यानी कि संगीत में, दोनों था उनका। ठीक है, वॉज बोर्न इन लंडन इंटू अ प्रोस्पेरियस कैथोलिक फैमिली। उनका जन्म कहाँ हुआ था? एक रोमन कैथोलिक फैमिली में। जॉन डन का जन्म लंदन के एक प्रसिद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। ऑफ ट्रेडर एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टेंचली एंटी कैथोलिक। लेकिन उस समय पूरे इंग्लैंड में क्या चल रहा था? बहुत ही विरोध का माहौल चल रहा था कैथोलिक फैमिली में। ठीक है, कैथोलिक जो धर्म था उस धर्म के विरोध में एक माहौल चल रहा था। जॉन डन was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion. देखिए, ये जो लाइन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उन्होंने अपने कैथोलिक धर्म के कारण बिना किसी डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जबरन निकाल दिया गया था। क्या कर दिया गया था? विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन। उनके धर्म के कारण उनको ज़बरदस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था बिना कोई डिग्री के। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। उन्होंने कानून की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने क्या की? कानून की पढ़ाई की और धर्मशास्त्र भी पढ़ा। क्या किया? धर्मशास्त्र भी पढ़ा, लॉ एंड थियोलॉजी। He also participated in 2 naval expedition and became secretary of powerful noble. पढ़ाई के बाद जब उन्होंने 2 समुद्री यात्राओं में हिस्सा भी लिया और एक बड़े रईस कुलीन परिवार के सेक्रेटरी यानी सचिव बन गए। क्या बन गए वो? एक बड़े कुलीन परिवार के सचिव बन गए। A job he lost when he was briefly sent to prison for secretary marrying his Spartan's niece. देखिए, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जॉन डन ने
अपने मालिक या आश्रयदाता की भतीजी से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। क्या कर लिया उन्होंने? गुपचुप तरीके से शादी कर ली। लिया है ना? सेक्रेटरी मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस, यानी कि उन्होंने अपने आश्रयदाता, जिन्होंने आश्रय दिया, उन्हीं की भतीजे से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। इस वजह से उनकी नौकरी चली गई, क्योंकि वो जेल चले गए। जेल जाने के बाद उनकी नौकरी चली गई थी। इन 1615 में एट द एज ऑफ 42, 42 बरस के उम्र में डॉन एक्सेप्टेड ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time. One of the greatest preachers of his time. सन 1915 में जब वे 42 वर्ष के थे, उन्होंने एंग्लिकन चर्च में दीक्षा स्वीकार की और एक पादरी बने। क्या बने वो? पादरी बने। ठीक है। कहा जाता है ना कि हमारे पिछले कर्म क्या है वो निर्भर नहीं करता है हमारे आज के दिनों पे। आज तक आपने कैसे पढ़ा, इसको थोड़ा सा जोड़ के देखिए। आज तक आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो मैटर नहीं करता है। आज आप क्या हैं, कैसे पढ़ेंगे, ये आपके फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये आपके फ्यूचर यानी 12th का जो एग्ज़ाम होगा उसमें डिसाइड ये होगा कि आपने आज से क्या किया। ठीक है, तो फिर लग जाओ बेटा, दबा के पढ़ो बिना किसी चिंता के। समझ गए? डॉन ब्रोक कंप्लीटली विथ अ पेट्रेचन ट्रेडिशन। डन ने पुरानी जो घिसी पीटी रोने धोने वाली प्रेम कथाओं की परंपरा थी उसको पूरी तरह से क्या कर दिया? तोड़ दिया। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलेक्चुअल टोन। उन्होंने कविताओं में बुद्धिमत्ता और आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया है बहुत ज़्यादा। His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing. जो उनकी प्रेम कथाएं थी, क्या थी? उनकी जो प्रेम कथाएं थी वो भावनाओं के साथ बौद्धिक समझ का एक अनूठा संगम होती थी। और ध्यान रखना, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम हैं जो परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। सॉन्ग्स एंड सोनेट, स्टेयर एंड द एलिजिस एंड सेरमोन्स, ये क्या है? उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविताओं में से है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग, हार्स मीटर्स, स्ट्रेंड एंड whimsical image characterize all his poetic creation. चलिए फिर हम लोग चैप्टर्स को शुरू करते हैं। Sweetest love, I do not go for weariness of thee. मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ या उब गया हूँ। ठीक है, ये इसका एक्चुअल अर्थ है। स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी महबूबा, आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ फॉर वेयरनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ। कभी अपनी रोती हुई पत्नी से कह रहे हैं कि मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुम्हें छोड़कर किसी यात्रा पर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ या भाग रहा हूँ या मैं तुमसे बोर हो गया हूँ। nor in hope the world can so
अ फिटर लव फॉर मी, और नहीं इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर मोहब्बत दे सकती है। नॉर इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन सो अ फिटर लव फॉर मी, नहीं मैं इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि ये जो दुनिया है ये तुमसे अधिक मुझे मोहब्बत दे सकती है। देखिए अगर इसके हम लोग भावार्थ को समझें तो क्या होगा, कवि कह रहे हैं कि मुझे इस दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करेगा, तुम ही मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट to use myself in jest, thus my fan death to die। लेकिन चूंकि अंत में मुझे मरना ही है तो यह सबसे अच्छा है कि मैं इस अस्थायी जुदाई को एक मजाक समझकर जश्न मनाने की आदत डाल लूँ। क्या कह रहे हैं कभी कि ये एक सत्य है कि मुझे अंत में तुमसे अलग होना ही है, ठीक है। एक न एक दिन जो मौत है वो आएगी ही और हम दोनों को हमेशा के लिए अलग रहना पड़ेगा। इसलिए मैं इस छोटी सी यात्रा पर जा रहा हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे के बिना रहने की थोड़ी सी आदत डाल लें। क्या करें, थोड़ी सी आदत डाल लें। Yesterday night the sun went hence and yet is here the day। कल रात सूरज यहाँ से चला गया था और देखो आज फिर यहीं वापस आ गया। कवि इसमें अपनी पत्नी से क्या कहते हैं, अपनी पत्नी को दिलासा देने के लिए सूरज का उदाहरण दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जैसे कल शाम को सूरज चला गया था और आज सुबह वापस आ गया, वैसे ही मैं भी वापस आ जाऊंगा। He hath no desire nor sense, nor half so sought away। सूरज के पास न तो कोई इच्छा है न कोई समझ। He hath no desire nor sense, nor half so sought away। और न ही उसके पास कोई छोटा रास्ता है, ठीक है। सूरज के पास, सीधे शब्दों में कभी ये कहना चाह रहे थे अपनी पत्नी से कि सूरज के पास कोई दिल नहीं है, ना उनकी कोई पत्नी है, तो उसका जो उसका इंतज़ार कर रही है, फिर भी वह समय पर लौट आता है, तो फिर मैं क्यों नहीं आऊँगा। Then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings and spurs than he। तो फिर तुम मेरे लिए बिल्कुल मत डरो, बल्कि अब विश्वास रखो कि मेरी यात्रा सूरज से भी अधिक तेज होगी, क्योंकि मेरे पास आने के लिए मोहब्बत के पंख और प्रेरणा है। कभी बहुत ही रोमांटिक होते हुए अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि जब बिना दिल के, बिना किसी चाहत के सूरज समय पर वापस आ जाता है, तो मेरे पास तो तुमसे मिलने के लिए तड़प और प्यार है। मैं तो सूरज से भी तेज रफ्तार से तुम्हारे पास आऊँगा, दौड़ता हुआ। चलो आगे देखते हैं बेटा। Oh how sorry, feeble is man's power, that is good fortune fall cannot add another hour, nor a lost hour recall। क्या कहते हैं कभी इसमें, ओह इंसान की ताकत कितनी कमज़ोर है कि अगर अच्छा वक्त निकल जाए या अच्छा वक्त चल रहा हो तो वह उसमें एक अतिरिक्त घंटा नहीं जोड़ सकता है। ही कैन नॉट ऐड अनदर आवर, वो अतिरिक्त घंटा नहीं जोड़ सकता है और नहीं बीते हुए अच्छे समय को वापस बुला सकता है। नॉट अ लॉस्ट आवर्स रिकॉल। But come bad chance and we join to it our strength, and we teach it art and length itself urges us to advance। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हम अपनी बची कुची ताकत भी उस दुख में लगा देते हैं और खुद को
खुद को आगे बढ़ाते हैं और उस दुख से पार पाते हैं, उस दुख को ही सिखा देते हैं कि हम ताकतवर हैं। इसके माध्यम से कवि अपनी पत्नी को क्या बोलते हैं? इंसान की सबसे कमजोरी यह है कि वह बुरा वक्त आता है, जब भी बुरा वक्त आता है तो वह रो रो कर, परेशान होकर उस बुरे वक्त को अपने ऊपर हावी कर लेता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको पछाड़ देते हैं और उसको सिखा देते हैं कि हम इसमें कितने ताकतवर हैं। इसलिए हमें जुदाई के इस पल में रोना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत रखनी चाहिए ताकि हम फिर दोबारा मिल सकें। When thou sightst thou sightst not wind, but sightst my soul away। देखिए ये लाइन भी जो यहाँ तक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। कवि कह रहे कि जब तुम उदास होकर आए बढ़ती हो तो मुझे इतनी तकलीफ होती है जैसे मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल रही है। ठीक है, इसको अगर दूसरी भाषा में समझे सीधे शब्दों में, तो जब तुम ठंडी आहें भरती हो तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ हवा नहीं निकलती, बल्कि ऐसा लगता है कि तुम मेरी आत्मा हो और मेरी आत्मा को मुझसे खींच रही हो। ठीक है, When thou weepest unluckily kind, my life's blood doth decay। जब तुम इस तरह बेइंतहा होकर के रोती हो तो मेरे शरीर के खून सूखने लगते हैं और मेरे जीवन नष्ट होने लगता है। इसलिए तुम्हारा रोना मेरे शरीर के लिए, मेरे लिए नुकसानदायक है। I cannot be that thou lovest me as you sayest। If in thin my life thou waste, that art the best of me। इसलिए रोना बंद करो, क्योंकि जब तुम रोते हो, ऐसे तड़पते हो, तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन पूरी तरह से व्यर्थ हो गया है। ठीक है, Let not the divine heart forthink me any ill। तुम अपने इस पवित्र दिल में मेरे लिए कोई भी अमंगल या बुरी बात मत सोचो। Density may take the part and fulfill my fear। कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत तुम्हारी बात सच कर दे और तुम्हारे डर को हकीकत में बदल दे। और कहा भी गया है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। सोचोगे अच्छा, अच्छा होगा, सोचोगे बुरा, बुरा होगा। इसलिए हम सबको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। बट थिंक दैट वी आर नॉट turned aside to sleep, they who one another keep alive nor parted be। बस यह सोचो कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर एक दूसरे की तरफ पीट करके सोए हुए हैं। वो लोग एक दूसरे को अपनी दिल में जिंदा रखते हैं, वे कभी अलग नहीं होते हैं। कभी क्या कहते हैं, जो लोग एक दूसरे को अपने दिल में जिंदा रखते हैं वो कभी भी अलग नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में आपके इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और बाकी जो चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कराएंगे। तो जो लोग इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए थे, लाइक कर लो। एक लाइक से कुछ नहीं होने वाला है, सब अच्छा रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में एप्लीकेशन भी अगर डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। इसके सारे जो PDF है वो आपको एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर तो भाई दे नहीं सकते हैं। ठीक है, और अगर स्पोकन इंग्लिश भी सीखना चाहो तो फ्री में तुम्हारे इस कोर्स के साथ पूरा स्पोकन इंग्लिश और पूरा ग्रामर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे 12th के दोस्त हैं उन सबके साथ शेयर करो, और एक बार कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।